गहलोत भी है जो लगातार मंथन कर रहे हैं अब हार पे, लेकिन उसका क्या फायदा? इसका देखिए जी, वास्तव में सही बात है कि इसका क्या फ़ायदा। एक कहावत होती है मार पीछे पुकार के, एक बार तो मार के चले गए, उसके पीछे पुकार लगाते रहे, आवाज़ लगाते रहे, उसका कोई फ़ायदा नहीं। दूसरी एक और कहावत है कि सांप निकल गया, अब लाठी पीटने से, लकीर पे लाठी पीटने से क्या फ़ायदा। तो यही चीज़ है, हमारे जैसे लोग जो हैं, जो जनता में रहने वाले लोग हैं, कब से इन चीज़ों को कह रहे हैं भाई, आंदोलन आप लगातार कर रहे हो, ना आपका कोई संविधान बचाने का आंदोलन काम आया, ना आपका अग्निवीर का आंदोलन काम आया, ना आपका किसानों का आंदोलन काम आया, ना बहन बेटियों की इज्जत का आंदोलन काम आया, ना बलात्कारी बाबा को उसने बचा के और बाकायदा पैरोल दे दी गई, उसके खिलाफ इन्होंने कोई आवाज़ उठाई, उसका कोई कहीं असर नहीं पड़ा। अगर हम इसे सिर्फ वोट के हिसाब से देखें तो हालांकि असर जरूर पड़ा होगा, लोगों ने वोट दिए, जम के दिए, इनके अगेंस्ट दिए, लेकिन लास्ट एंड फाइनल वो सारे के सारे वोट कन्वर्ट होकर कहाँ चले गए। आज सारा आकलन 4-5 दिन बाद जाके ये आकलन निकल के आ रहा है कि 3 जिलों में जो है 99% ईवीएम जो है वो चार्ज मिली। मतलब जो एक BLO जो होता है, एक ऑफिसर जो होता है, जो एक ड्यूटी करने वाला होता है ईवीएम पे, वो भी साफ ये बता दें कि 99% चार्ज तो जब हम चेक करते हैं उसको तब भी नहीं मिलती, और जब हम उसे कंप्लीट करा देते हैं पूरे चुनाव को तो 30 या 40% मुश्किल से बैटरी रह जाती है, जो हम स्ट्रॉन्ग रूम में जमा करा देते हैं। तो जब आप निकालोगे तो 30 या 40% निकलेगी, और उसके बाद अगर उसमें डाउन हो रही होगी तो उसे चार्जिंग पे दोबारा लगाना पड़ेगा। तो इस चीज़ पे उन्होंने ध्यान नहीं दिया, और ये वास्तव में बीजेपी के जाल में फंस गए पूरी तरह। बीजेपी ने चारों तरफ से हवा फैला दिया, रहे तो हरियाणा जीत रहे, हरियाणा जीत रहे, हरियाणा जीत रहे हैं। तमाम एग्जिट पोल हरियाणा जिता रहे थे कांग्रेस को, तमाम सट्टा बाजार हरियाणा जिता रहे थे। आम जनता के मन में भी, हमारे जैसों के मन में भी आ गया, अरे हम तो जीते पड़े हैं, अब हमें क्या जरूरत है। जिस दिन पोलिंग हुई जाके अपने अपने घर जाके सो गए। तो आप करते रहो, जितने मर्जी आंदोलन आप करते रहो, ये एक आंदोलन जब तक बेस नहीं करोगे आप, अब आपका कुछ नहीं होने वाला। यही हाल अगर आपने इसी तरह से चुनाव लड़ा तो आपके सारे मुद्दे झारखंड में भी फेल हैं, आपके सारे मुद्दे महाराष्ट्र में भी फेल हैं, वहाँ भी आपका कोई मुद्दा काम नहीं करने वाला। अल्टीमेटली आपको यही हार का, पराजय का मुंह देखना पड़ेगा। और उसके बाद आगे की मैं एक और चीज़ बता देता हूँ, जब ये हरियाणा तो अब हार गए, झारखंड भी हार जाएंगे, महाराष्ट्र भी हार जाएंगे, इन्हीं की बदौलत, तंत्र की बदौलत। और उसके बाद क्या होगा, जिन्होंने एक देश वन नेशन वन इलेक्शन वाला जो फार्मूला रख रखा है ना आगे, अब ये उसको आगे ले आएंगे। बची कुछ 2-4 राज्यों में जो सरकार होगी उन्हें डेमोलिश करके कि पूरा देश तो मोदी के नाम पे वोट डालता है, तो एक वन नेशन वन इलेक्शन करो और काम खत्म, बोलने लायक मत छोड़ो अभी ने, सीधी सी बात। माना जा रहा है ना कि यहाँ पर जो मतलब कि दलित वोट बैंक था वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के पक्ष में नहीं आया। यहाँ पर जो कहीं ना कहीं कहा सुनी थी शैलजा और हुड्डा जी के बीच में, वो कहीं ना कहीं रीजन यहाँ पर बना है, बताया जा रहा है। लेकिन वास्तविक आप आंकड़े उठा के देखो ना, मैं पिछले 3-4 दिन से यही देख रहा हूँ कि आंकड़े कहाँ हैं, किस एरिया में कितनी वोटिंग हुई। आंकड़े उठा के देखने के बाद पता चलता है कि कहीं का कोई ऐसा वोट ट्रांसफर नहीं हुआ, वोट तो गया है। अब उन्हीं की बात करी जाए शैलजा की, तो शैलजा जी तो इलेक्शन नहीं लड़ रही थी, लेकिन उनके गाँव का जो प्रॉपर गाँव है उनका, वहाँ के जो इलेक्शन निकले हैं उसमें आपको 1866 वोट जो है वो तो बीजेपी को गए हैं, 806 वोट जो है कांग्रेस को गए हैं सिर्फ। तो फिर कहीं ना कहीं तो हेरफेर हुई है ना। और ऐसे ऐसे गाँव में कि जिन गाँवों में बीजेपी को बिल्कुल घुसने से मना कर दिया गया था, वहाँ के लोग लठ लेके खड़े थे कि बीजेपी वालों घुस मत जाना, नहीं तो तुम्हारी टांगे तोड़ के भेजेंगे। और उस गाँव में कम से कम 80-80, 90-90% वोट जो है बीजेपी को मिला है। मतलब एक गाँव में अगर 2000 वोट हैं और 2000 के 2000 वोट खड़े हो गए लठ लेके, हम तुम्हें घुसने नहीं देंगे, हम तुम्हें वोट नहीं देंगे, और उस 2000 में से 1400, 1500, 1700 वोट बीजेपी को मिल रहे हैं, तो कैसे मिल गए। तो ये तो सब अब आंकड़े में उलझाने वाले काम है कि जी शैलजा का वोट इधर बट गया, हुड्डा जी का वोट उधर बट गया, ऐसा बट गया वैसा। ये आगे भी काम यही चलता रहेगा। भूषण शरण सिंह भी एक बयान दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सत्यानाश यहाँ पर कुश्ती का भी किया था, अब कांग्रेस पार्टी का भी कर दिया आके। वो तो अपनी भड़ास निकालेगा ही जी, सीधी सी बात है। उसके मुंह पे करारा तमाचा पड़ा है। अब वो किसी तरह से इन्होंने इस सीट को छोड़ दिया, या उस सीट पे इन्होंने ध्यान रख लिया होगा जो विनेश जीत गई। अगर वो हार जाती तो आज इनको और बल मिल जाता। चलो जैसे भी इन्होंने कहीं ना कहीं छोड़ दिया उसको कुछ कहने सुनने लायक, तो उसका तो भड़ास निकालनी थी। उसका लगातार जितनी बेइज्जती हुई है ब्रजभूषण शरण सिंह की, उसने अपनी इज्जत बचानी थी, कुछ तो बोलना ही था उसे। लेकिन यहाँ पर आपने कहा कि आंकड़े सामने आ रहे, चलिए उसको भी मान लेते हैं, लेकिन यहाँ पर सत्यपाल मलिक जी भी यही बात कह रहे हैं कि कांग्रेस के तमाम नेताओं को मंथन करना चाहिए, जमीनी स्तर पे उतरना चाहिए, जो शायद कांग्रेस पार्टी नहीं करती है। बिल्कुल ठीक कहा है, लेकिन उन्होंने साथ में एक और बयान भी तो दिया है कि जब तक ईवीएम है तब तक भाजपा को हराना मुश्किल है। 2 बयान दिए उन्होंने, दोनों बयानों को आप कोट करिए कि ईवीएम के बारे में भी उन्होंने बोला है और साथ में नेताओं के बारे में भी बोला है। अब नेताओं को ज़मीन पे उतर के काम क्या करना है, सबसे पहले ईवीएम की पहरेदारी करनी है। मैं बिल्कुल सही बता रहा हूँ, हरियाणा में बहुत सारे जानकार हैं। उन्होंने कहा सर यार हम तो जीते पड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं, 1 दिन की 2 दिन की तो बात है। 5 तारीख को वोटिंग खत्म हुई, 6 तारीख मतलब 5 तारीख रात के 2-3 बजे तक जाके ईवीएम सबमिट हुई है स्ट्रॉन्ग रूम में। 6 और 7 को आराम से सब सोते रहे, किसी ने ईवीएम के स्ट्रॉन्ग रूम पर जाकर चक्कर मारने की जरूरत नहीं समझी। इतनी देर में खेला हो गया। 8 तारीख को जब रिजल्ट घोषित होने शुरू हैं, बैलेट पेपर पे आप देखिए 72 सीटों पे आ गई थी, और जैसी 72 से 77 सीटों पे आ गई थी कांग्रेस। और जैसी ईवीएम खुलनी शुरू होती है वो थोड़ा सा ग्राफ ऊपर चढ़ते हैं और नीचे धड़ 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 धड़ाना शुरू हो जाता है। तो फिर तो ज़मीनी स्तर क्या करेगा इसमें, ज़मीनी स्तर कुछ नहीं है। ज़मीनी स्तर पे क्या उतरे नहीं, दीपेंद्र हुड्डा ने पूरी ज़मीनी स्तर नापा, पूरा हरियाणा नाप डाला पैदल। उन्होंने अपनी हरियाणा मांगे हिसाब न्याय यात्रा निकाली थी उसमें, तो क्या वो ज़मीनी स्तर पे नहीं उतरे हुए थे। और अगर ज़मीनी स्तर की बात करी जाए तो यहाँ मैं शैलजा जी की आलोचना करूँगा। उन्होंने करीब 12 दिन तक घर में बैठी नहीं, वो चुनाव प्रचार में नहीं उतरी, ये बात भी ठीक है।
फैक्टर तो कई सारे काम करते हैं इसमें, लेकिन जो सबसे बड़ा मेन फैक्टर है, उस फैक्टर पे अगर आप जब तक नहीं जाएंगे आपको हार ही नसीब होगी, सीधी सी बात है। तो अभी जिस तरीके से चुनाव आयोग के साथ मीटिंग यहाँ पर करने गए थे, पूरे कांग्रेस के तमाम बड़े नेता थे, और अब यहाँ पर कुछ कयास से लगाए जा रहे कि कांग्रेस कह रही कि हरियाणा में चुनाव दोबारा हो, तो क्या लगता है कि ऐसा कुछ हो सकता है? बिल्कुल नहीं होगा, किसी कीमत पे ही नहीं होगा। ये कयास लगाने के लिए जिसे कहते हैं, मैं साफ साफ कहता हूँ, चाहे कांग्रेसी नेता मेरी आलोचना समझे, चाहे मजाक उड़ाना समझे, इनके हाथ में जरा सा लॉलीपॉप थमा के और गुब्बारा पकड़ा के इन्हें बहला दिया गया है। साफ कहता हूँ मैं तो, जितना मैं कांग्रेस का समर्थन करता हूँ उतना विरोध भी करूंगा कि इनको सिर्फ गुब्बारा थमा दिया गया है, जाओ झूल लो, ये बैलून थमा दिया गया, कुछ नहीं होने वाला है इस मसले पे। एक भी सीट पे ना वो रिकाउंटिंग के लिए तैयार होगा। कल ही जब ये लोग देके आए हैं, ज्ञापन देके आए हैं चुनाव आयोग को, उसके बाद आगे के चुनाव आयोग ने क्या कहा, हमारी साख पे सवाल ना उठाएं। आ गया उसका कड़े शब्दों में बयान आ गया कि हमारे को इस तरह से संस्था को बदनाम ना करा जाए। उसके बाद पिछली बार भी ये सुप्रीम कोर्ट में गए थे, सुप्रीम कोर्ट के जिस जज की बेंच में गया था, उन्होंने भी कहा था संस्थागत हैं, इनको बदनाम करना ठीक नहीं है, चुनाव आयोग के मामलों में हम दखल नहीं दे सकते। तो फिर काम बचेगा। मैं बड़े पहले से सोचता था कि तानाशाही किस तरह से आकार ले जाती है कि एक व्यक्ति इतना ज़्यादा ताकतवर होता चला जाता है, ऐसा कैसे हो सकता है। अब जाके महसूस हो रहा है कि ऐसे हो सकता है। स्टेप बाय स्टेप इनकी ईंटें एक एक करके गिराई जा रही हैं, एक एक करके इनकी इमारत धराशायी करे जा रही है, और उसके बाद अब पता चलेगा कि वास्तविक तानाशाही क्या होती है। तानाशाही है, बिल्कुल है जी। अब तो लेकिन ऐसा नहीं है कि क्या जनता सच में पसंद करे यहाँ पर भाजपा को? ऐसा नहीं हो सकता। वही तो मैं कह रहा हूँ जी, जनता अगर पसंद कर रही होती तो हरियाणा के जवान एक हो गया, इसलिए कांग्रेस हार गई, बस ये समझ लो। चलो जी, वो तो खैर बोल के चले गए, वो तो उनके बाद कोई जवाब नहीं हुआ कहने का। रही बात हिंदू एक हो गया, तो भाई साहब अयोध्या में क्यों आ रहे थे? वहाँ भी तो सारे हिंदू ही थे, वहाँ क्यों हार गए? कश्मीर में क्यों हार गए? वहाँ भी हिंदू हैं। जम्मू में क्यों हार गए? वहाँ भी हिंदू है। जम्मू कश्मीर का तो चुनाव हार गई ना बीजेपी। ऐसा नहीं है कि हिंदू एक हो गया, ये हो गया, तो फिर तो किसी दूसरी पार्टी का नामो निशान ही नहीं बचेगा, क्योंकि 100 करोड़ हिंदू हैं और 100 करोड़ ही मतदाता हैं, तो खत्म कहानी। फिर तो बाकी सबके लिए तो कुछ बचेगा नहीं किसी के लिए। ये तो बकवास की बात है, बेकार की बात है। जिसे देश से प्यार है, जिसे देश की प्रगति से प्यार है, वो ध्यान रखेगा कि वोट किसे जाना चाहिए। और मुद्दा भटका देगी, आपने कुछ पूछा था मैम। हाँ जी जी जी, चलिए कोई नहीं, अगर देखा जाए यहाँ पर तो अभी तो चुनाव हो चुके। हाँ, जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे कि दोबारा चुनाव, उस पर हम नहीं, चर्चा वो बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। कोई दोबारा चुनाव नहीं होंगे। उसे दिखा दिया जाएगा, ये देखो जी ये ईवीएम थी, इनमें ऐसे, और बैटरी का जो है दे दिया जाएगा कि नई बैटरियाँ थी, हमने बढ़िया किस्म की बैटरियाँ इस्तेमाल करी हैं, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं। अब बढ़िया किस्म की कौन सी बैटरी, कैसी बैटरी ढूंढते रह जाओ भाई आप। और सवाल ये भी था कि आपने तानाशाही की बात की थी, तो जनता पसंद क्या सच में पसंद नहीं कर सकती क्या भाजपा? देखिए, जनता पसंद करने वाली भाजपा की जो पहले थी वही पर 39% वोट जो है भाजपा का, वो पहले भी था, अब भी है। बाकी बची हुई 60% जनता तो विपक्ष में ही वोट दे रही है ना। और दूसरी बात, हरियाणा का एक और हारने का कारण, पहला तो ईवीएम, दूसरा आप चलो आपसी गुटबाजी, अंदरूनी जो है इनकी बगावतें कल है, और तीसरा सबसे बड़ा जो कारण है वो आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी ने 90 के 90 सीटें पे अपने कैंडिडेट उतारे, उनमें 87 सीटों पे उनकी जमानत जब्त हो गई, और 1.56% वोट लेके वो एक तरफा हो गए बैठ के। जब उन्हें पता था कि तुम जीतने वाले नहीं हो, तो क्या तुम एक इतनी बड़ी सांप्रदायिक पार्टी से मुकाबला करने के लिए कांग्रेस को समर्थन नहीं दे सकते थे? तुम्हें पता था कि वहाँ तुम्हारे को कुछ भी हाथ में नहीं लगना, कुछ भी नहीं मिलना तुम्हारे को, और वही हुआ। 87 सीटों पर जमानत जब्त होना कोई मजाक होता है? लेकिन वही बात थी, केजरीवाल साहब को बाहर आना था, और मैंने ये बात पहले भी कही थी, दोबारा कहता हूँ, 13 तारीख को केजरीवाल को बेल मिली थी ना, तो वो इन्हीं शर्तों में मिली थी कि हरियाणा में अपने कैंडिडेट जब उन्होंने घोषित कर दिए थे कि हम 90 की 90 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, उसी दिन जैसी घोषित हुआ, नॉमिनेशन की आखिरी डेट थी, उसी दिन केजरीवाल को बेल मिल गई। राजनीतिक कारणों से जेल मिली थी, राजनीतिक कारणों से बेल मिल गई। तो सीधी सी बात है, आज की डेट में भाजपा जो है कांग्रेस और बाकी पार्टियों से 4 कदम आगे चल रही है। आम दाम दंड भेद सारे अपनाने पड़ेंगे, वरना आने वाली पार्टियों का भविष्य धीरे धीरे खत्म होता चला जाएगा। ऐसा कहा जा रहा है कि राहुल गांधी तो जमीनी स्तर पे बहुत मेहनत कर रहे हैं, कितनी यात्राएं उन्होंने की, अभी 23 अक्टूबर से शायद दिल्ली में यात्रा शुरू है, लेकिन उसका फायदा यहाँ पर कांग्रेस को बिल्कुल भी नहीं मिल पा रहा है। जहाँ जहाँ राहुल गांधी के कदम पड़ रहे हैं वहाँ पर कांग्रेस हार रही है। देखिए जी, राहुल गांधी जी एक अकेले नेता हैं जो आज पूरी, मैं साफ कहता हूँ, बिल्कुल स्पष्ट कहता हूँ, जो पूरी कांग्रेस को ढो रहे हैं। अगर आज राहुल गांधी क्विट कर दे कांग्रेस से, तो कांग्रेस आपको ज़मीन पे बिखरी हुई नजर आ जाएगी। 99 MP हैं, 99 से आधे से ज़्यादा, कम से कम 60-70% छोड़ के तो भाजपा ज्वाइन कर लेंगे। सीधी सी बात है, आज अगर कांग्रेस है तो राहुल गांधी जी की वजह से है। चाहे आप जितना मर्जी कह लो जी परिवारवाद है, गांधी परिवार के चंगुल से नहीं निकलती, लेकिन ऐसा करिश्माई व्यक्तित्व दूसरा नहीं है। और हकीकत है, अगला बंदा बहुत मेहनत कर रहा है, बहुत कर रहा है, हर जगह उसके मामले को उठाया, हर चीज़ को उन्होंने उठाया। लेकिन साथ में जो ज़मीनी नेता है वो काम, अब दिल्ली की बात करें हम, अक्टूबर शुरू हो गया, आने वाले लगभग फरवरी में दिल्ली में चुनाव हो जाएंगे। कहीं भी आपको कांग्रेस सड़कों पे नज़र नहीं आएगी, किसी भी मुद्दे को लेके सड़कों पे कहीं उनके जो ब्लॉक प्रेसिडेंट होते थे, जो आपके डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट होते थे, जो आपके साउथ वो अपने छोटे छोटे मोहल्लों के प्रेसिडेंट होते थे, या जो MLA के दावेदार हैं, वो कहीं भी आपको बीजेपी के खिलाफ या आम आदमी पार्टी के खिलाफ बयानबाजी के अलावा कुछ करते नजर नहीं आएंगे, सड़कों पर उतरे नजर नहीं आएंगे। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, जरा सा आगे पहले ना दरियागंज है, दरियागंज चौक क्रॉस होती है ना, कम से कम 1-1.5 महीने से लगातार पानी की पाइपलाइन टूटी पड़ी है, डेली
हज़ारों लीटर पानी खत्म हो रहा है। ना तो आम आदमी पार्टी उस पर ध्यान दे रही, लेकिन ना उस पर बीजेपी ध्यान दे रही, ना उस पर कांग्रेस वाले ध्यान दे रहे। कम से कम उस मुद्दे को तो उठाओ। एक तरफ तुम कहते हो पानी बचाओ, दूसरी तरफ इसी तरह से बर्बादी हो रही है। लेकिन ऐसे मुद्दे उठाने वाले नहीं है जो जनता के हित के मुद्दे हैं। पानी आता है, ज़बरदस्त बह जाता है, लोगों के घरों में प्रेशर नहीं है, पानी की उन्हें कमी हो रही है, शिकायतों पे शिकायतें हो रही हैं, लेकिन उठाना किसे है? नेताओं को उठाना चाहिए ना, नहीं उठा रहे। तो अब इसमें जितना मर्जी दिल्ली में भी जोर लगा लें, अगर राहुल गांधी जी यात्रा कर लें, कुछ भी कर लें, अल्टीमेटली दिल्ली में भी वही हाल रहना है, नहीं आ पाएगी कांग्रेस। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो अब इंडिया गठबंधन जो है पूरा वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को साइडलाइन करता हुआ नजर आ रहा है। केजरीवाल के भी एक बयान लगातार यहाँ पर सामने आ रहे हैं, अखिलेश के भी एक दो बयान सामने आते हैं। तो क्या लगता है कि इंडिया गठबंधन में कांग्रेस को अब दूर हट जाना चाहिए या क्या लगता है? नहीं, इंडिया गठबंधन के आपने कहा बयान आ रहे हैं, बिल्कुल बात ठीक है। रही बात अखिलेश जी की, अखिलेश जी से बात चल रही थी, उन्होंने 6 कैंडिडेट अपने जो है बिना उसके आपस में कहते हैं कि आपस की बातचीत के बिना 6 कैंडिडेट उन्होंने डिक्लेयर कर दिए, लेकिन 4 सीट उन्होंने अभी छोड़ी हुई हैं। तो ऐसा नहीं है कि गठबंधन अखिलेश जी के साथ तो मैं मजबूत मानता हूँ, लेकिन केजरीवाल साहब जो हैं हमारे, वो दगाबाज निकले हैं, सीधी सी बात है। बहुत बड़े दगाबाज, पीठ में छुरा घोंपने वाले। पहले मैं उनकी तारीफ करता था, लेकिन जब अब उनकी हरकतें मैंने देखी हैं लगातार, आप ये देखो कि सोनिया गांधी जी सुनीता केजरीवाल से मिल रही थी, उनको सांत्वना दे रही थी जब केजरीवाल अंदर थे। राहुल गांधी जी ने 30 मार्च को वहाँ पे जो रैली हुई थी, इंडिया गठबंधन की रैली थी, उसमें खड़े हो गए, केजरीवाल साहब के लिए आवाज़ उठाई। उसके बाद दोबारा उन्होंने जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन आयोजित करा के केजरीवाल को रिहा करो। और केजरीवाल ने ये सिला दिया कि रिहा होने के बाद उनकी पीठ में छुरा भोंका, हरियाणा हरवा दिया उन्हें, जबकि वो फुल स्टेट थी, वहाँ उन्हें सपोर्ट करने के बदले। अरे जिस दिन आपको 13 तारीख को बेल मिल गई थी, उसी दिन कहते थे हम अपना समर्थन दे रहे हैं, बात खत्म। अपने 90 कैंडिडेट उतार के आपने करा क्या? अपनी जमानतें अपनी 80 कराई, 87 सीटों पर जमानत जब्त करा कर तुमने एक पार्टी को जो हराने के लिए बिल्कुल हम कगार पे पहुंच गए थे, उस पार्टी को जीत को हार में बदल दिया। तो मेरा अब समर्थन केजरीवाल को बिल्कुल भी नहीं, किसी भी कीमत पे नहीं। तो नुकसान करा सकते बिल्कुल करा दिया, नुकसान करा दिया, अच्छा खासा नुकसान करा दिया। और आप दिल्ली की बात करो तो दिल्ली में क्या सरकार चल रही है? दिल्ली में सारी सरकार का नियंत्रण जो है केंद्र सरकार के हाथ में। एलजी की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। एलजी की मर्जी के बिना आप आतिशी को आज बैठे हुए देख रहे हो कि हाँ जी वो मैं बाहर बैठ के काम कर रही हूँ, तो क्या कर लेगी एलजी? वो एक किसी SHO का, चलो वो तो खैर पुलिस तो है ही नहीं उनके अधीन, किसी सरकारी अफसर का ट्रांसफर कर सकती हैं? नहीं कर सकती। किसी की पोस्टिंग रोक सकती है? नहीं रोक सकती। कुछ भी नहीं है, जीरो हैं, खामाखागी हैं। तो एलजी चला रहे हैं, उन्हें वैसी कोई चिंता नहीं है, सीधी सी बात है। अगर दोबारा से आम आदमी आ गई तो इनकी और शिकंजा बढ़ जाएगा, अगर वह बीजेपी आ गई तो जो है ढीली पड़ जाएगी, बीजेपी हल्की हो जाएगी, क्योंकि उनका मुख्यमंत्री बन जाएगा। चलिए, यहाँ पर तमाम हमने सवाल किए और जानकारी भी मिली कि किस तरीके से जो हरियाणा चुनाव है वो कांग्रेस का लगातार ये कहना है कि हम हार के भी जीत यहाँ पर हासिल किए, उस पर भी हमने यहाँ पर बातचीत की। लेकिन अगर देखा जाए तो क्या सच में यहाँ पर तंत्र और लोकतंत्र की बात है? अपनी राय दीजिएगा इस मुद्दे पर और देखते रहिए DS4 न्यूज़।